आज अपन मानव भूगोल के तीसरे सिद्धांत वातावरण समायोजन सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि अपन मानव भूगोल में बताते हैं कि प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण, इन दोनों ही प्रकार के वातावरण का प्रभाव मनुष्य के जीवन और क्रियाकलापों पर होता है तथा मनुष्य भी इन दोनों प्रकार के वातावरण में कुछ परिवर्तन करता है। विभिन्न प्रदेशों के वातावरण द्वारा निर्धारित की सीमा के अंदर वहाँ के निवासी मानव वर्ग अपनी आवश्यकताओं, क्षमताओं और चॉइस के अनुसार वातावरण के साथ समायोजन करके उन प्रदेशों का क्षेत्र संगठन करते हैं। प्राकृतिक वातावरण में प्रादेशिक स्थिति, भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टियाँ, खनिज पदार्थ, वाटर बॉडीज, वनस्पति, जीव जंतु आदि होते हैं। ये प्राकृतिक तत्व मनुष्य के रहन सहन तथा क्रियाओं पर छांट की सीमाएं निर्धारित करते हैं और उन्हीं सीमाओं के अंदर मनुष्य अपने शारीरिक और आर्थिक क्रियाकलापों का समन्वय करता है। इसी तरह से सांस्कृतिक वातावरण मनुष्य के द्वारा निर्मित किया हुआ भूदृश्य होता है, जिसमें अपन मानवीय निवास गृह, आवागमन के साधन, सिंचाई के साधन, परिवहन और संचार के साधन, उसके व्यवसाय, श्रम विभाजन, उसके खेत, कारखाने, बैंक, बीमा संस्थान, साहित्यिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, राजनीतिक संस्थाएं आदि शामिल होती हैं। इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था, श्रम विभाजन, प्रथाएं और जीवन की जो वैल्यूज़ हैं, मनुष्य के जीवन के वैल्यूज़ भी इसमें शामिल की जाती हैं। प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के ये भिन्न भिन्न तत्व मनुष्य की समस्त क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। मनुष्य उनके प्रभाव के अनुसार ही अपने रहन सहन का अनुकूलन करता है और इसके अलावा वातावरण में भी कुछ परिवर्तन करता है। इन क्रियाओं को वातावरण समायोजन कहते हैं। वातावरण में परिवर्तनों को मनुष्य अपनी आवश्यकताओं, शक्तियों और रुचियों के अनुसार करता है। वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए मनुष्य को दो क्रियाओं का अनुसरण करना पड़ता है। कौन से हैं वो? पहला है अनुकूलन, दूसरा है रूपांतरण या परिवर्तन। इसको अपन एक टेबल के रूप में इस तरह भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वातावरण समायोजन, जिसको दो भागों में बांट दिया, अनुकूलन और परिवर्तन। अनुकूलन में क्या होगा? किसी भी जीव को वातावरण के अनुसार अपने आप को वो ढाल लेता है, उसके अनुसार ढाल लेना। फिर परिवर्तन में किसी भी वातावरण में अपने अनुकूलन परिवर्तन कर लेना। अब अनुकूलन को आगे पुनः दो भागों में अपन ने बांट दिया, आंतरिक अनुकूलन और बाह्य अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन में क्या होगा? ऐच्छिक और प्राकृतिक। नाम से ही अपन को पता चल रहा है। ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा से और दूसरा प्राकृतिक रूप से। फिर परिवर्तन को अपन ने देखा कि दो प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन और दूसरा है सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन। प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन का क्या मतलब हुआ? जैसे मनुष्य पहाड़ी क्षेत्र में रह रहा है या पर्वतीय क्षेत्र में रह रहा है, वहाँ पे उसको खेती का कार्य करना है, तो वो क्या करेगा? पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार कृषि वहाँ पे अपने जीवन यापन के लिए करता है, तो उसने वहाँ पे परिवर्तन किया। इसी तरह से खाद को अपन मिट्टी में डालकर उसको और ज़्यादा उर्वर बनाते हैं, यानी उसको अपन जिससे अपनी खेती में पैदावार बढ़ सके। तो उसमें परिवर्तन किस तरह से हुआ कि जो भूमि बंजर प्राय हो जाती है या जिसमें अपने उत्पाद है, वो कृषि उत्पाद हैं, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहे, लेकिन उसमें अपन ने खाद आदि डालकर उसको उर्वरक बना दिया है। सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? सांस्कृतिक वातावरण में हम हमेशा देखते हैं कि मनुष्य वहाँ पे रहने वाला जो मानव वर्ग है वो वहाँ सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है।
तो भाषा में, संस्कृति में, रहन सहन में, खान पान में बदलाव आता है। अब ये जो बदलाव होते हैं इसमें हम क्या देखेंगे कि मनुष्य जब भी किसी दूसरे स्थान पे जाता है, फॉर एग्जांपल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर वो जाता है तो उसमें क्या होगा, वो वहाँ पे वहाँ की भाषा सीखेगा, वहाँ का जो कल्चर है वो सीखेगा, वहाँ का खान पान है वो अडेप्ट करेगा, यानी वो उसमें परिवर्तन सांस्कृतिक वातावरण में करता है। इसी तरह से अपन ने आंतरिक और बाह्य अनुकूलन की जो बात की है, तो आंतरिक अनुकूलन में क्या होगा, जो अपन ने ऐच्छिक और अनैच्छिक या प्राकृतिक जिसको कह सकते हैं, दो भागों में बांट दिया है। तो ऐच्छिक में क्या होगा, मनुष्य अपनी इच्छा से परिवर्तन कर रहा है, लेकिन कुछ परिवर्तन इस तरह के होते हैं जो मनुष्य नहीं चाहे तो भी उस प्राकृतिक वातावरण के हिसाब से वो परिवर्तन उसमें आएंगे। जैसे अगर कोई भी ठंडे प्रदेश का व्यक्ति भारत के या किसी भी उष्ण जलवायु वाले भाग में आकर बसता है तो उसके शरीर की त्वचा का रंग धीरे धीरे क्या होता है, श्याम वर्ण में परिवर्तित होने लगता है। इस क्रिया को हम आंतरिक अनुकूलन के अंतर्गत ही शामिल करते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा, यानी ये परिवर्तन उसमें प्राकृतिक वातावरण के कारण अगर वहाँ रह रहा है तो अपने आप ही आता जाता है। इसी तरह से अपन ने जो बात की है, वहाँ रहने वाला व्यक्ति वहाँ की संस्कृति, रहन सहन, खान पान आदि सीखेगा, वो जो है वो परिवर्तन उसने अपनी स्वयं इच्छा से किया है। और धीरे धीरे जो परिवार ठंडे प्रदेश से आया है, अगर वो लंबे समय तक उष्ण जलवायु प्रदेश में रह रहा है तो उसकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनमें भी जो श्याम वर्ण के पिगमेंट्स हैं वो बन जाएंगे। ये जो परिवर्तन था वो क्या हो गया, अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन होगा, और इसको अपन प्राकृतिक भी कह सकते हैं। और जो मनुष्य ने दूसरे स्थान पर जाके अपनी भाषा बदली है या अपना पहनावा बदला है, वेशभूषा बदली है, वो मनुष्य का क्या हो गया, बाह्य अनुकूलन होगा। इसी तरह से सांस्कृतिक वातावरण में और प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन है, उसको भी अपन डिस्क्राइब जो किया है उसके अनुसार अपन क्या देखते हैं, मनुष्य द्वारा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है। जैसे अपन ने उदाहरण दिया कि मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए उसने अपने ज्ञान के आधार पर उसमें खाद डालकर उसको उर्वरक बना लिया। इसी तरह से धरातल के विभिन्न भागों में निवास करने वाले व्यक्ति भी अपनी रुचि और शक्ति के आधार पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने एवं अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालने की प्रक्रिया वातावरण समायोजन है, और प्रत्येक क्षेत्र के मनुष्य दूसरे क्षेत्र के साथ भी समायोजन करने का प्रयास करते रहते हैं। अतः समायोजन का सिद्धांत प्रादेशिक है और समायोजन की प्रक्रिया क्षण प्रतिक्षण चलती रहती है। और अपन ये भी कह सकते हैं, वातावरण समायोजन में सार्वभौमिक समानता नहीं होती बल्कि स्थानिक भिन्नता मिलती है। ये था आपका वातावरण समायोजन का सिद्धांत।